बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इन खबरों की तफसीलात आपके साथ डिस्कस करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान की मुलाकात का फ़ैसला और इस मामले को लेके अडयाला जेल में जो हलचल है उस हलचल पे हम बात करेंगे, उस हलचल की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान जिन्होंने गुज़िश्ता रात इंडियन मीडिया को जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, ये इंटरव्यूज़ कैसे अरेंज हुए, इस पर भी आगे चल के अपने प्रोग्राम में तफसीलात से आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जो पहली ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद दूसरी ख़बर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इन ख़बरों की डिटेल्स आपने गौर से सुननी है। ख़बर नाज़रीन ये है कि एक हेड कांस्टेबल हैं खालिद महमूद और उनके साथ दो कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस के, रियाज़ हुसैन और सफदर अली। इन तीनों पुलिस एहलकारों पे इल्ज़ाम ये था कि ये डीजी खान में अपॉइंट थे और इन्होंने एक शख्स ज़रियाब खान को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया ज़रियाब खान को, और उस तशद्दुद के नतीजे में वो जो शख्स था जिसे गैर कानूनी तौर पे 6 दिन हिरासत में रखा गया, गैर कानूनी कन्फाइनमेंट में रखा गया, इन तीनों पुलिस एहलकारों के तशद्दुद टॉर्चर की वजह से वो शख्स हलाक हो गया, यानी उसका कत्ल हो गया और उसे कस्टडी में रखा गया 18 जून 2020 से लेकर 23 जून 2020 तक। अब इन तीनों पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ ज़रियाब खान के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। FIR में सेक्शन 320 जो है वो लगाया गया, यानी कत्ल का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ बनाया गया। लेकिन सेशन अदालत ने इन तीनों पुलिस एहलकारों को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। तीनों पुलिस एहलकारों को शक का फ़ायदा दे के क्या किया, अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन जब ये कत्ल का मुकदमा इनके ख़िलाफ़ समाअत चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, तो पैरेलल महकमे की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से इन तीनों एहलकारों के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ भी किया गया। अब वो अदालत से बरी हो चुके थे, लेकिन महकमाना कार्रवाई में तीनों जो पुलिस एहलकार थे उन्हें मिसकंडक्ट का यानी गिल्टी करार दिया गया कि इन्होंने टॉर्चर किया है ज़रियाब खान पे, और ये इल्ज़ामात महकमाना कार्रवाई में तीनों पुलिस एहलकारों पे साबित हुए। और फिर महकमाना कार्रवाई के नतीजे में इन तीनों पुलिस एहलकारों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया कि चूँकि इन्होंने तशद्दुद किया है, गैर कानूनी कस्टडी में ज़रियाब खान को रखा, तो लिहाजा ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, तो इन्हें नौकरियों से बरतरफ किया जाता है। तीनों मुलाजमीन को निकाल दिया गया। अब जब इन तीनों पुलिस एहलकारों को निकाला गया, इन्होंने महकमाना अपील फ़ाइल की, महकमाना अपील इनकी मुस्तरद कर दी गई। फिर ये पंजाब जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल है वहाँ पे चले गए, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी इनकी अपील मुस्तरद कर दी। उसके बाद फिर ये रिलीफ के लिए, नौकरी पर बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तीनों पुलिस एहलकारों की जो अपीलें हैं उनको मुस्तरद कर दिया। लेकिन जो फ़ैसला लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जानिब से, जिसे तहरीर किया है जैसे जमाल खान मंदुखेल ने, 7 सफ़ात का ये फ़ैसला है, और 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस नईम अफ़गान उस बेंच के तीसरे रुकन थे। अब इस फ़ैसले में जज साहबान ने जो बातें लिखी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ैसले के मंदरजात ने जो अदलिया है, अदलिया का भांडा भी फोड़ के रख दिया है। गो के इस फ़ैसले में पुलिस की जानिब से जो इस फ़ैसले में अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ जाती हैं। क्या ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, पहले नाज़रीन वो ऑब्जर्वेशन आप सुन लें। फ़ैसले में कहा गया है कि 24 घंटों में जिस भी शख्स को गिरफ़्तार किया जाए उसे मुतल्लिका अदालती फ़ोरम पे पेश करना ज़रूरी है, और कस्टडी में जो तशद्दुद होता है वो गैर इंसानी रवैया है। इसके तदारुक के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। और फिर तीनों जज साहबान अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि कस्टडी में गैर कानूनी तशद्दुद ना हो,
यानी तशद्दुद ना हो, गैर कानूनी वाली बात मैंने वैसे इजाफी कह दी, और उस तशद्दुद के नतीजे में ज़ाहिर सी बात है किसी का मर्डर भी ना हो, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो अदलिया ने अपने फ़ैसले में करार दिया है। और अगर गैर कानूनी तौर पे किसी को हिरासत में रखा जाता है तो इससे मुतल्लिक भी कहा गया है कि पुलिस जो है वो कानून की मुहाफ़िज़ है, पुलिस ने कानून की वायलेशन नहीं करनी होती। अब नाज़रीन, आप इस फ़ैसले का मुख्तसर सा एनालिसिस करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि पुलिस की कस्टडी में आप किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकते, आप किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि तशद्दुद जो है वो फिर लीड करता है मर्डर की तरफ, कत्ल की तरफ। और रियासत जो है वो तो शहरियों की जानो माल की, उनकी ज़िंदगियों की मुहाफ़िज़ है। और रियासत में ये सिक्योरिटी फोर्सेस के, लॉ इन्फोर्समेंट के जो महकमे हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन एक बात जो मिसिंग है, जो मुझे समझ नहीं आई, क्या रियासत में अदलिया नहीं आती? फिर जब उस शख्स पे तशद्दुद किया गया, उसका कत्ल हुआ, और वो कत्ल पुलिस की महकमाना कार्रवाई में साबित हुआ कि उस पर तशद्दुद किया गया था, और उस तशद्दुद के नतीजे में इन तीनों पुलिस एहलकारों को आज बरतरफ करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है कि ये तशद्दुद के मुर्तकब करार पाए हैं, तो फिर अदलिया से जवाबदेही भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि जब इन तीनों पुलिस एहलकारों का केस जो है वो अदालत में लगा, तो कैसे उनको शक का फ़ायदा दे के जो है वो कत्ल के केस से बरी कर दिया गया? अब नतीजा क्या निकला हमारे अदालती निज़ाम का, हमारे जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जिस शख्स ने कत्ल किया, जिन 3 एहलकारों ने कत्ल किया ज़रियाब खान का, वो कत्ल के केस में बरी हो गए। किसमें? कत्ल के केस में वो बरी हो गए। शक का फ़ायदा अदालत ने उनको एक्सटेंड किया। लेकिन जो महकमाना कार्रवाई थी, महकमाना कार्रवाई के नतीजे में उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये कितना बड़ा तजाद है नाज़रीन। गो के इस फैसले में लिखा गया है कि जो अदालत ने इन तीनों पुलिस एहलकारों को बरी किया, उसके खिलाफ महकमे ने अपील दायर नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महकमे ने चले अपील फाइल नहीं की, अदालत ने कैसे बरी कर दिया? जब महकमाना कार्रवाई में सारी चीज़ें साबित हुई तो वही डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ें वो अदालत के सामने भी होंगी। जब इस फैसले के ज़रिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जा रहा है, तो इस फैसले के ज़रिए तो फिर अदलिया को भी जवाबदेही होनी चाहिए कि आप कैसे छोटे छोटे नकात निकाल के आप कत्ल के केस में इस तरह के जो मुल्ज़मान होते हैं उन्हें बरी कर देते हैं। तो फिर इंसाफ कहाँ पे गया? ये एक ओपन मिसाल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सुकम मौजूद हैं, जो झोल मौजूद हैं, जो खामियां मौजूद हैं। एक तो नाज़रीन ये ख़बर, दूसरी खबर सुने नाज़रीन, वो भी बड़ी हैरानकुन है। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि एक 6 शहरी हैं, एक नहीं 6 शहरी हैं, सलाहुद्दीन, मोहम्मद उस्मान, वहाबुल खैरी, यास्मीन रज़ा, अब्दुल रब जाफ़री और शबीर अहमद। इन्होंने नाज़रीन 1988-89 में तकरीबन कोई 36-37 साल पहले वफाकी शरई अदालत में एक दरख्वास्त इन्होंने दायर की, बल्कि अलग अलग दरख्वास्तें इन्होंने दायर की, लेकिन मुद्दा एक ही था दरख्वास्त में कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है पाकिस्तान का वो गैर इस्लामी है, गैर शरई। पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को गैर शरई, गैर इस्लामी करार दिया जाए। अब वफाकी शरई अदालत ने इन 6 लोगों की, शहरियों की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। उसके ख़िलाफ़ फिर 1989 में 1989 में अपीलें दायर की गईं। शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 36 साल पहले, आज 2025 में है, 1989 में अपीलें दायर की गईं। अब वो अपीलें नाज़रीन 5 दिसंबर को समाअत के लिए लगाई गई हैं। शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कितने साल बाद अपीलें लगी हैं? 36 साल बाद। 5 रुकनी बेंच बना है, जैसे शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस शकील अब्बासी साहब हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, जस्टिस डॉक्टर खालिद मसूद साहब हैं, ये शरई जज हैं, डॉक्टर किबला या साहब हैं, ये भी शरई जज हैं। और ये शरई अपलेट बेंच बनाया गया है 5 रुकनी, जो 36 साल पहले दायर होने वाली अपीलों पे समाअत करेगा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब ये अपीलें 1989 में दायर की गई थीं, कितने चीफ जस्टिस आए, कितने चीफ जस्टिस आए, रिटायर हो गए, नए चीफ जस्टिस बने, वो भी रिटायर हो गए, लेकिन ये अपीलें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। और शायद अब जाके इन अपीलों की फेट का सुप्रीम कोर्ट में शायद फ़ैसला हो सके। तो ये भी हमारा अदालती निज़ाम है कि कितनी पुरानी पटिशन जो कि 36 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेल इल्तवा हैं, जो कि 30 साल पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी। तो ये आप देख लें कि अब पता नहीं ये जिन लोगों ने फ़ाइल की थी ये भी हयात हैं या हयात नहीं हैं। अब हयात से मुझे याद आई, ये फ़ैसला तो चले 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का शरई अपलेट बेंच करेगा। अब इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया
एक अफ़गान वेबसाइट की तरफ से इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक पोस्ट की गई, एक ख़बर दी गई, जिसको इंडियन मीडिया ने लीड किया। इंडियन मीडिया ने उस पर मुकम्मल पूरा, जैसा एक थ्रोटल के साथ आपने प्रोपोगंडा करना होता है, उसी अंदाज में प्रोपोगंडा किया गया कि इमरान खान साहब न जाने कहाँ पे हैं। और फिर उस प्रोपोगंडे को कैरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज है उसको स्टेज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, अडियाला जेल के बाहर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब ये इतला तो नाज़रीन आ रही हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात का फ़ैसला हो चुका है। मंगल के दिन इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली के साथ, फ़ैमिली के किसी रुकन के साथ, उनके किसी लॉयर के साथ मुलाकात करवाई जा सकती है। और इस बात को सपोर्ट किया है जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलकत हैं लॉ एंड जस्टिस के, उनका भी यही कहना है कि यह मुलाकात मंगल के दिन हो सकती है, इसका इम्कान मौजूद है। लेकिन वहीं अकील मलिक साहब ने ये सवालात भी उठाए कि जब शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया तो 9 माह तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई। जब इमरान खान साहब अमेरिका का दौरा करके पाकिस्तान वापस आए और वहाँ पे उन्होंने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के डायस्पोरा के साथ जो खिताब किया, उस खिताब में जो कहा कि मैं वापस जाके एसी उतरवा लूँगा, इनका टीवी उतार लूँगा, इनकी सहूलियत ख़त्म कर दूँगा, तो तीन हफ्ते तक अकील मलिक ने कहा कि किसी की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन अब अकील मलिक साहब कहते हैं कि ये मुलाकातों करवाने का जो अख्तियार है वो अडियाला जेल की इंतज़ामिया का है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मंगल के रोज़ ये मुलाकात हो जाएगी। और ये बात मैंने 2 दिन पहले भी एक व्लॉग में कही थी कि एक और वकील हैं खालिद ताज साहब, हुकूमत के लॉयर विंग के साथ बड़ा उनका करीबी ताल्लुक़ है। उन्होंने भी 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि मंगल के दिन इमरान खान से उनकी पार्टी, उनके किसी वकील या उनकी फैमिली के किसी शख्स की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये मुलाकात का तो इम्कान रोशन नज़र आ रहा है अगले हफ्ते, और ये मुलाकात होनी भी चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक ये मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, वो कल इंडियन मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रही थी। 1 नहीं 2 नहीं, मुतअद्दिद टीवी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। अब इस इंटरव्यूज़ में नौरीन आपा ने क्या बात कही, जो एक बात मैंने नोट की कि जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हैं वो अडियाला जेल के दरवाज़े तोड़ के इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि हम अडियाला जेल के दरवाज़े तोड़ें और अपने बानी, अपने लीडर को अडियाला जेल से रिहा करवा के निकाल के ले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं चाहते। ये नौरीन खानम इंडियन मीडिया पे बैठ के बात कर रही थी। ये क्या जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं उनसे मुतल्लिक ये नौरीन खान साहबा जो बात कर रही हैं, नौरीन खानम साहबा जो बात कर रही हैं, उससे क्या मतलब लिया जाए कि इमरान खान साहब की जो वोटर सपोर्टर हैं वो कानून को नहीं मानते, वो कानून को तोड़ना चाहते हैं, कानून तोड़ के अडियाला जेल के दरवाजे तोड़ के उनको रिहा करवाना चाहते हैं। और फिर एक सवाल ये भी है कि क्यों इंडियन मीडिया ही क्यों? आपको कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं मिला? चलें, आपकी ये बात हो सकती है कि नेशनल मीडिया पे आपको नहीं लिया जाता, लेकिन सोशल मीडिया तो आपके बयानिए, आपके कंपेनें, आपके प्रोपोगंडे के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव उस बहस में जाए बगैर भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आपके अपने घर के ब्लॉगर्स मौजूद हैं, आपके अपने घर के इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, जो आपकी एक एक बात जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं या जहाँ जहाँ तक आपने पहुँचानी होती है वो पहुँच रही होती है। तो इंडियन मीडिया क्यों? अब ये वही इंडियन मीडिया है जिसने मार्का हक के दौरान, मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक कैसी खबरें चलाई थी कि अडियाला जेल में इमरान खान के साथ शारीरिक शोषण हो गया है। और ये जो प्रोपोगंडा इंडियन मीडिया ने किया अभी इमरान खान साहब की लाइफ को लेके, और आप खुद ये कहते रहे कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप उस प्रोपोगंडा करने वाले चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत क्या थी? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी, मुश्किल आन पड़ी थी कि आपने इंडियन मीडिया का इंतखाब कर लिया? और फिर एक नहीं, जैसे मैंने कहा, मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पे आपने वो इंटरव्यूज़ दिए जिसमें आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की। अब इंडिया को पाकिस्तान से क्या चाहिए? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने का मवाद चाहिए, जो कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम ने इंडियन मीडिया को फ़राहम किया। वो मवाद इंडियन मीडिया को फ़राहम किया। अब इस पर क्या कहा जाए? अब ये सवालात तो उठेंगे ना कि कैंपेन किसने लॉन्च की? इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक इंडियन मीडिया ने। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बहन इंडियन मीडिया पे बैठ के इंटरव्यूज़ देती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। सही या गलत उस बहस में हम नहीं जा रहे, तो ये इनका आपस में नेक्सस क्या है? और सवाल ये भी उठेगा कि ये इंटरव्यूज़
नौरीन खानम के किसने अरेंज करवाए? चलें एक आध इंटरव्यू तो हो जाता है, वो चलें बंदा कह देता है यार गलती से हो गया, पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर तो पूरी एक कंपेन, पूरा एक प्रोपोगंडा था। एक चैनल हो तो चलें आप गलती की माफ़ी दे सकते हैं, गलती का एहतमाल हो सकता है, यहाँ पर तो मुतअद्दिद चैनल्स को आपने इंटरव्यू दिया, तो उससे भी आपको समझ नहीं आया कि इंडियन मीडिया आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपको क्यों लेना चाहता है। एक नहीं, दो नहीं, कई टीवी चैनल इंडिया के आपको अपने शो में लेके बात करना चाहते हैं। वो क्या बात करेंगे? वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान के साथ वो खेलने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में वो जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का पानी वो रोकने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को वो निशाना बनाते हैं, प्रॉक्सीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर वाई इंडियन मीडिया? अब ये सवाल जो है तहरीक इंसाफ के लिए, सवाल का जवाब देना जो है मेरे ख्याल से अब मुश्किल हो जाएगा। इजाज़त।